हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आत्मनिर्भर भारत, कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत। मंगल 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 हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। अब से ठीक 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम कोरोना के संकट काल में 5वीं बार देश के नाम संबोधन दिया, संदेश दिया। लॉकडाउन 4 कई छूटों के साथ 18 मई के बाद आएगा, लेकिन आज बात लॉकडाउन की नहीं। आज पहले बात करेंगे आपदा में राष्ट्र निर्माण के अवसर की। आज पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह इतनी बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम है कि जीडीपी के 10% के बराबर है। यह पैसा देश में कहां, किस पर, कैसे खर्च होगा, यह आप आज विस्तार से जानेंगे। पहले प्रधानमंत्री को सुनिए। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आर्थिक पैकेज से कोरोना के कारण पैदा हुई मुश्किलों की घंटी बजेगी।
ये एक ऐसा पैकेज है जिस पर कांग्रेस बट गई है। देखिए, कांग्रेस को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध करे या समर्थन। रणदीप सुरजेवाला विरोध करते हुए कह रहे हैं कि ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने की कोशिश है, जबकि कांग्रेस के ही मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि ये सही वक्त पर लिया गया फैसला है। कांग्रेस के मनीष तिवारी विरोध कर रहे हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। खैर, जरूरी तो यह जानना है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से किसे फायदा होगा, और यह जानने की उत्सुकता आपके मन में बेशक होगी, जरूर होगी, होनी भी चाहिए। आप इस वक्त हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण घर बैठे हो, भविष्य की चिंता आपको सता रही हो, तो ऐसे में 20 लाख करोड़ में से कितना हिस्सा आपका होगा, यह जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह रिपोर्ट हर उस आदमी के लिए है जो कोरोना की मार झेल रहा है, चाहे वो मजदूर हो या फिर मिडिल क्लास हो। चीन के बैंकों की कीमत $40 ट्रिलियन यानी 3063 लाख करोड़ रुपए है और भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन $3 ट्रिलियन यानी 215 लाख करोड़ रुपए है। मतलब ये कि चीन की बैंकों की संपत्ति भारत की अर्थव्यवस्था से तकरीबन 14 गुना ज्यादा है। आज दुनिया के सबसे बड़े बैंक चीन के पास है। चीन की दौलत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उसके निर्यात की है, जो मैन्युफैक्चरिंग पर टिका है, जिसने चीन को मालामाल कर दिया है। लेकिन चीन की इस अमीरी ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। साल 2010 में दुनिया का 1/3 सामान अकेले बनाने वाले चीन मजदूरी महंगी हो गई है। वर्ष 1990 में चीन में सालाना मजदूरी 11,475 रुपए थी, जो 2005 में बढ़कर 1,53,000 रुपए हो गई है। 2015 में 6,80,000 रुपए और आज बढ़कर तकरीबन 10,32,000 रुपए हो चुकी है। यानी पिछले 30 सालों में चीन की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का वेतन 8,900 गुना बढ़ चुका है। इस तरह चीन सामान बनाना अब उतना सस्ता नहीं रह गया। कोरोना वायरस ने बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन से बाहर देखने का एक और मौका दे दिया है और वो विकल्प की तलाश में। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अब सवाल है कि चीन से उठकर ये विदेशी कंपनियां किस देश में जाएंगी, किसे इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में 3 देशों के बीच प्रतियोगिता है, वियतनाम, मैक्सिको और भारत। कोरोना वायरस भारत के लिए आपदा तो है ही, लेकिन एक अवसर भी है, क्योंकि हमारे पास चीन जितना बड़ा बाजार है, उससे कई गुना सस्ते मजदूर। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए
वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। भारत को आज रोजगार की सख्त जरूरत है क्योंकि देश 1991 से भी बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दुनिया भर की एजेंसियां बता रही हैं कि भारत की ग्रोथ रेट साल 2020-21 में 1.5 से 2% के आसपास रह सकती है। 1991 में भी यही हालात थे, तब देश की विकास दर 1.1% तक गिर गई। लेकिन पिछले 29 सालों भारत बदल चुका है। हमारे यहाँ जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 1991 के मुकाबले 34 गुना बढ़ चुका है। समझने वाली बात यह है कि मौजूदा आर्थिक संकट का दायरा 34 गुना ज्यादा बड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से महीने भर में बेरोजगारी की दर 8.4% से बढ़कर 23% हो गई है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। जानकार कहते हैं कि अगर सरकार ने 1991 जैसे बड़े आर्थिक सुधार नहीं किए तो भारत अपने सबसे गहरे आर्थिक संकट में फंस जाएगा, जिससे निकलने में बरसों लग सकते हैं। क्योंकि 1991 के आर्थिक संकट में भारत के पास आयात के लिए डॉलर नहीं थे, मगर दुनिया हमसे बेहतर स्थिति में थी। लेकिन आज हमारे साथ सारी दुनिया संकट में है। तो अब सवाल ये है कि बचने का रास्ता आखिर क्या है? मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। हमें इकोनॉमी से ज्यादा जॉब की जरूरत है, और जो जॉब क्रिएशन होगा उसके दो ही सेक्टर हैं, वो है एसएमई और एग्रीकल्चर। बड़ी कंपनियों के पास संसाधन है, वो अपने आप को संभाल लेंगे, आप उनकी चिंता मत करिए। लेकिन अगर इस देश को जॉब चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे फोकस करना पड़ेगा। हमारी ये पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो चाइना ने बनाई थी। अपनी एसएमई को उन्होंने स्ट्रेंथन किया था अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ के, उनको ट्रेनिंग दे के, उनको टेक्निकल स्किल दे के, उनको सपोर्ट दे के। हमें भी वो करना पड़ेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि छोटे उद्योग ही वो संजीवनी है जो अर्थव्यवस्था की बेहोशी को तोड़ सकती है। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति
उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। इससे फायदा ये होगा कि भारत में ही माल बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और चीन पर निर्भरता भी कम होगी। पीएम मोदी ने आज एक मंत्र दिया, लोकल के लिए वोकल बनिए और ग्लोबल बन जाइए। इसका मतलब यह हुआ कि लोकल चीजों को दिल से अपनाइए और उसका दुनिया में प्रचार कीजिए। लोकल से ग्लोबल कैसे बनेंगे, यह रास्ता इस रिपोर्ट में देख लीजिए। चीन ने साल 2018 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 22,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उसकी जीडीपी का 2.19% है। वहीं भारत ने 1,13,825 करोड़ रुपए खर्च किए, जो भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.60% है और चीन के मुकाबले सिर्फ 5%। मतलब अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चीन 100 रुपए खर्च करता है तो भारत सिर्फ 5 रुपए। इसका नतीजा ये है कि चीन अपनी हर जरूरत के लिए मशीनें बना रहा है और हर काम को आसान और प्रभावी ढंग से कर रहा है। लेकिन वो यहीं तक सीमित नहीं है। चीन अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दूसरे देशों में मौजूद अपनी कंपनियों से मिली जानकारी को भी जोड़ता है और उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो दूसरे देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इन्हीं जानकारियों को इकट्ठा करने में वो हुआवे, हिकविजन और जूम जैसी कंपनियों की मदद लेता है। उदाहरण के तौर पर गुब्बारा भरने की एक छोटी सी मशीन देखिए, जो बड़ी आसानी से एक साथ कई गुब्बारों में पानी भर देती है। चीन की इस मशीन की डिमांड भारत में भी जबरदस्त है। ये आविष्कार भारत में होना चाहिए था, लेकिन उसे बनाया चीन ने, क्योंकि उसने भारत में मौजूद अपनी कंपनियों के जरिए मिलने वाली सूचनाओं का एक इस्तेमाल कारोबार के लिए जानकारी जुटाने में भी किया। चीन भारत के बाजार में एक ऐसी चीज के साथ दाखिल हुआ जिससे प्रतियोगिता करने वाला कोई था ही नहीं। यानी हम जहां सोचना खत्म करते हैं, चीन वहां से शुरू करता है। वो जानता है कि आज के युग में डाटा और सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है, जो दूसरे देशों में मौजूद अपनी कंपनियों से उसे मिलता है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा वो 100% सच है। स्टार्टअप भारत की तकदीर कैसे बदल सकते हैं, उसे आंकड़ों से समझिए। अगर भारत के जिलों में 10% नए स्टार्टअप भी खुल जाएं, तो देश के जीडीपी में 1.8% का इजाफा हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार भी चाहती है कि उसके यहाँ बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे एंटरप्रेन्योर की फौज खड़ी हो, जो अमेज़न, ओला, उबर जैसे ब्रांड दुनिया में स्थापित करें। दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है, छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, और इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे, तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप के अलावा भारत के पास चीन के दिए इस संकट से लड़ने की एक और चाबी है, और वो है दुनिया भर में फैले भारतीय। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। टाइम मैगजीन से बातचीत में सुंदर पिचाई की कही बात ही आज भारत की जरूरत है। कोरोना क्राइसिस के वक्त उन्होंने कहा कि .com कंपनियों के ढहने से ठीक पहले गूगल की शुरुआत हुई थी। उसका निर्माण अभावों के दौर में हुआ। इससे हमें समस्याओं को सुलझाने और बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा मिली। चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग हो या डिलीवरी हो, हमने कठिनाइयों को हल किया। मैं सोचता हूँ कि ये समय लोगों को क्रिएटिव तरीके से सोचने
और आगे बढ़ने का रास्ता निकालने के लिए तैयार करेगा। इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, इसीलिए बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सुंदर पिचाई के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और 10 सालों तक मास्टर कार्ड चलाने वाले अजय सिंह बंगा, पेप्सी में रह चुकी इंदिरा नुई वो नाम है जो इस बात का सबूत है कि अगर सिस्टम में पारदर्शिता हो, मौका मिले तो भारतीय इतनी बड़ी कंपनियों को चला सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।